Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to complete the chapter which we left in between yesterday. So that was the age of industrialization from history class 10th we are taking up. We are coming up with that. Okay, so before we start, I'll just tell you where we left. Actually, we did plight of weavers, yeah. And after that, now this is going to be the first topic after what we have done till now, that is ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन इंडिया. तो ब्रिटिश टेक्सटाइल्स इन इंडिया में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश टेक्सटाइल्स जो इंडिया में थी उन्होंने कैसे अपने आप को आगे रखा, कैसे उन्होंने मतलब क्या क्या किया उन्होंने अपनी ब्रिटिश टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए, उसका प्रॉफिट करवाने के लिए. तो क्या क्या किया हम वो पढ़ेंगे. द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्पोज ड्यूटीज ऑन cotton textiles so that the Manchester goods could sell in Britain without any outside competition. ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करा, उन्हें प्रेशराइज करा कि तुम कुछ ऐसे टैक्सेस लगा दो कॉटन टेक्सटाइल से ताकि जितने भी मैनचेस्टर गुड्स हैं वो ब्रिटेन में जब बेचे जाएं तो उसमें कोई भी कंपटीशन ना हो, कोई भी बाहर का कंपटीशन ना हो. अब देखो, कोई एक आपको 50 रुपी एक आपको टी शर्ट मिल रही है 500 की और एक आपको मिल रही है 250 की. विच वन यू विल बी, कि मेरे को कौन सी खरीदनी है. यू विल बी लाइक मेरे को तो वही खरीदनी है जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ आराम से. दैट वुड बी 250 रुपीज़ टी शर्ट. 250 रुपीज़ टी शर्ट इज़ अ गुड वन, क्योंकि उस पर क्या, अब यहाँ पे भी आपको क्या समझना है कि अगर अगर कि अगर ये 250 की मिल रही है और ये 500 की मिल रही है. 500 के लिए इसलिए मिल रही है क्योंकि इसके ऊपर टैक्सेस लगे हैं और इसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगे. तो जिसके ऊपर टैक्सेस लगे हैं और उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगे हैं तो फ़ायदा किसको होगा, जिस पे टैक्सेस नहीं लगे हैं. तो यही था फ़ायदा जो कि ब्रिटेन टेक्सटाइल्स ने रखा, क्योंकि उन्होंने कहा गवर्नमेंट को कि तुम टैक्स वो जो इंडिया वाले बनाएंगे उन पे लगा दो, हम पे मत लगाना, तो हमारा जो सामान है वो ज़्यादा बिकेगा. क्योंकि लोग जो हैं वो, उनको पता था कि लोग जो हैं वो सस्ती चीज़ों के लिए ज़्यादा जाएंगे. द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो प्रस्यूडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर सेलिंग द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन द इंडियन मार्केट्स. मैं अब आपको यहाँ पे ना एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पता क्या किया था. इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि ब्रिटिश का जितना भी सामान बनेगा वो सस्ता बिकेगा इंडियन मार्केट्स में, जबकि इंडियन मार्केट्स के जितना भी सामान होगा उस पर टैक्सेस लगाओ ताकि उनका रेट हाई हो सके. इसे हम कहते हैं मोनोपली. मोनोपली मैंने आपको कल भी बताया था मोनोपली क्या होता है. तो अगर आपको समझना है मोनोपली राइट्स क्या थे तो आपको वो वाली वीडियो चेकआउट करनी चाहिए वापस जाके, ठीक है. एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th सेंचुरी. तो कॉटन गुड्स, क्योंकि देखो ना, अगर ब्रिटिश टेक्सटाइल्स जो थी इंडिया में, आप खुद सोचो, जो सबसे पहले हमारी जो कॉटन प्रोड्यूसर बना था ना, लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर तब बना था वो ब्रिटेन. तो ब्रिटेन के पास से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी कॉटन गुड्स की, इंक्रीज़ हो गई थी ड्रामेटिकली अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट, द एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ द इंडियन कॉटन वीवर collapsed एंड द लोकल मार्केट shrank, being gutted with the chief मैनचेस्टर imports. देखो अब क्या हुआ ना कि जैसे इंडियन कॉटन वीवर्स जो थे उनका जितना भी एक्सपोर्ट का सामान था वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि अब उन्हें टैक्स ही बहुत पे करना पड़ता था. इतने पैसों का तो सामान नहीं बनता था जितना उन्हें टैक्स ही पे करना पड़ता था, ठीक है. तो इससे क्या हुआ, जितनी भी लोकल मार्केट होती है, जैसे छोटे मोटे बाज़ार होते हैं, वो जो हो गए वो ख़त्म होने शुरू हो गए, वो बंद होने शुरू हो गए, श्रैंक हो गए, श्रैंक. तो जिसकी वजह से जितने भी चीप मैनचेस्टर थे वो इम्पोर्ट्स तो वो कर सकते थे लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है. द वीवर्स कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी रॉ कॉटन. Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant प्राइसेस. तो जितने भी वीवर्स थे ना उनको अच्छी क्वालिटी की जो रुई है ना वो मिल नहीं रही थी. तो वीवर्स जो इंडिया में थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्टाव कर रहे थे. वो स्टाव होता है एक हंगर, भूख लगना किसी चीज़ के लिए, एक तरह से कह लो तड़पना काइंड ऑफ, कि उन्हें
उनको काम ही नहीं मिल रहा था, उनके पास सप्लाईज का स्टावेशन हो रहा था, उन्हें तड़प हो रही थी कि अब हमें सप्लाईज करने को ऑर्डर मिलता है, अब मिलता है लेकिन उन्हें नहीं मिला, एंड फोर्स टू बाय रॉ कॉटन एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस। सॉरी, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस हम कह सकते हैं कि बहुत ही अलग लेवल के प्राइसेस, जहाँ कॉटन मुझे 50 रुपीज़ में, मैं जहाँ पे कॉटन 50 रुपीज़ में ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद रहे, वहाँ पे उन्हें 200 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं इंडियन वीवर्स को वो रॉ कॉटन खरीदने के लिए, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 19th century, factories in India began production, flooding the market with machine-made goods. Consequently, the weaving industry decayed and died. तो मतलब इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज आई उन्होंने अपना प्रोडक्शन किया, इसके भी कुछ रीजंस थे, वो भी हम करेंगे, वो आई थिंक हम कर चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की वजह से वो, अच्छा आई थिंक वो आगे आएंगे, अगर हमने नहीं किया हुआ तो उसमें हम कवर अप कर ही लेंगे। लेट्स होप फॉर द गुड। ओके, तो कॉन्सिक्वेंटली द वीविंग इंडस्ट्री, जिसकी वजह से क्या हुआ, वीविंग इंडस्ट्री का ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई, मर गई। फैक्ट्रीज इन इंडिया, ये याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं आपको याद करने के लिए। 1854 में सबसे पहली कॉटन मिल आई थी बॉम्बे में, फिर फर्स्ट जूट मिल केम अप एंड द अनदर वन इन 1862। फिर 1855 में सबसे पहली जूट मिल आई, फिर उसके बाद 1862 में आई। 1860s में द एल्गिन मिल वो स्टार्टेड इन कानपुर, कानपुर में एल्गिन मिल स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई उसकी। 1861 में सबसे पहली कॉटन मिल अहमदाबाद की सेटअप की गई। फिर 1874 में सबसे पहली स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन, उसने प्रोडक्शन स्टार्ट की। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, हम इसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। द ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। अब मैं ना आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ, एक एक्स्ट्रा नॉलेज। देखो चाइना वाले ना बड़े होशियार थे, उन्होंने क्या किया, हम लोग इतने को बेवकूफ़ थे ना तब, मैं पुराने लोगों की बात कर रही हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग इट अगेंस्ट एनीबडीज़, मेरा कहने का मतलब आपको एक चीज़ क्लियर करने का है, लेकिन ये नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ को अगेंस्ट लेना है किसी भी कंट्री के। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो प्लीज़ एक बार सुन लीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आई जस्ट कांट हेल्प विद दैट। लेकिन सुनो, देखो चाइना बहुत चालाक थे, इंडियंस इतने नहीं थे, इंडियंस भोले वाले थे पर इतने भी नहीं थे। तो जो चाइनाज थे उन्होंने क्या किया, ओपियम होता है अफीम होता है नशा, तो जो चाइना थी ना उन्होंने ना क्या किया कि ओपियम की जो उसका जो एक्सपोर्टेशन था ना वो सारी कंट्रीज़ में कर दिया, ताकि पहले खेती उन्होंने खुद की है ओपियम की, फिर उन्होंने हर एक कंट्री में भेज दिया ताकि वो लोग आउटग्रो कर ना सके, वो ग्रो ना कर सके। और हम लोग भी वैसे थे कि हमें भी उस चीज़ की जो है एक लत लग गई थी। फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया में द ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया कि ओपियम की खेती करवाई और उसके बदले उन्होंने चाय ली चाइना से। देखो अभी ये एक नेटवर्क है, ये मैं सी लिख रही हूँ यहाँ पे चाइना के लिए, ठीक है, मैं यहाँ सी लिख रही हूँ चाइना के लिए, ई यहाँ पे और ये आई, ठीक है। ये है इंडिया, इंग्लैंड और चाइना। चाइना ने ओपियम की खेती करी, सबसे पहले सारी कंट्रीज़ को दे दिया, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे रख दिया कि तुमने ओपियम की खेती करनी है। फिर इंडिया क्या करता था, उस चीज़ को चाइना को एक्सपोर्ट करता था और चाइना इन रिटर्न इंग्लैंड में चाय पत्ती भेजती थी। यानी कि सारा काम जो था वो इंडियंस करते थे और प्रॉफिट इंग्लैंड लेता था, ठीक है। और चाइना भी ऑब्वियसली रहता था, इट इज़ लाइक अ थर्ड पार्टी इन हेयर, यहाँ पे थर्ड टायर का वर्क कर रहे हैं हम तो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना है, क्योंकि यही तो मतलब हिस्ट्री है कि हम दोबारा से वो गलतियाँ ना दोहराएं जो हमारे पूर्वजों ने कर दी थी और हम नहीं चाहते वो दोबारा करें, ठीक है।
In Bengal, Dwarkanath Tagore made his fortune in the China trade and established 6 joint stock companies in 1830s and 1840s. ये कुछ हमारे देश के बहुत अर्ली एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने हाथ से अपना लकीर लिख दिया, अपनी किस्मत लिख दी. जैसे बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर थे जिन्होंने अपनी किस्मत पहले ही लिख दी थी चाइना ट्रेड के अंदर, और उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई 1830s और 1840s में, क्योंकि तब ना स्टॉक एक्सचेंज का बहुत ट्रेंड चल रहा होगा आई गेस, इसीलिए उन्होंने बनाया. इन बॉम्बे दिन शो पेतित एंड जम सेतजी Nusserwanzi Tata built huge industrial empires in India. They accumulated their initial wealth partly from exports to China and partly from raw cotton shipments to इंग्लैंड. बॉम्बे में ये दो थे महान हस्तियाँ जिन्होंने इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनाए इंडिया में. इन्होंने क्या किया, जितना भी पैसा था सारा का सारा आधा एक्सपोर्ट कर दिया फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया, फिर वहाँ से रॉ कॉटन की शिपमेंट करवाई इंग्लैंड में. मर्चेंट्स फ्रॉम मद्रास जो थे उन्होंने बर्मा, मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. बाकी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती रही, ठीक है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसफरिंग फंड्स, सिटीज़ और फाइनेंशिंग ट्रेडर्स के बीच में. हाउएवर इंडियन ट्रेडर्स वर बेयर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड हैड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेड्स रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश. दे वर आल्सो ग्रेजुअली एज आउट ऑफ द शिपिंग पार्ट. मैंने आपको बताया पहले कि ब्रिटिशर्स ना एक तरह से कंट्रोल रखते थे इंडिया के ऊपर. वो ये नहीं करते थे कि चलो इन्हें भी थोड़ा बहुत बिजनेस दे देते ना. वो बहुत हार्टलेस पीपल थे. देयर वर सम पीपल हु वर लाइक थिंक a lot about Indians. They were like, why don't you go and ask for your own rights? Why are you like being such a slave of us, right? There were some people who think that, but not everyone is like them. ठीक है. Then workers, यहाँ पे फिर workers की बात आ रही है कि workers का ना, इसमें आप ना ये एक चीज़ याद रख लो कि workers को जॉब नहीं मिली, ठीक है. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने जॉबर ज़रूर रखे, और जॉबर वो लोग थे जो क्वालिफिकेशन के सेट पर लोगों को हायर करते थे, ठीक है. तो ये वर्कर्स वही थे जो इनको काम चाहिए होता था किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक जॉबर हायर कर लिया, ठीक है. वो क्या करता था, वो देखता था कि हाँ तुम फिजिकली फिट हो वर्कर के लिए, ठीक है, ये मेंटली स्मार्ट है, इसको मैनेजर के लिए रख सकते हैं. एक्चुअली मैनेजर भी ये लोग इंडियंस को थोड़ी ना रखते थे, ये रखते थे ब्रिटिशर्स को, बिकॉज दे न्यू दैट दे विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट एनी अदर पर्सन देन देयर ओन. द पेक्यूलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसके क्या क्या कारण थे पढ़ते हैं चलो. द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी उन्होंने इस्टेब्लिश किए टी और कॉफ़ी के प्लांटेशंस, और जितनी भी लैंड थी उससे कम रेट में ख़रीदा कॉलोनियल गवर्नमेंट से, और उन्होंने इन्वेस्ट भी किया माइनिंग में, इंडिगो और जूट में. क्योंकि जबकि यार्न जो था वो बिल्कुल भी एक महत्वपूर्ण पार्ट नहीं था ब्रिटिश इंपोर्ट्स का इंडिया में, तो जो अर्ली कॉटन मिल्स थी इंडिया में वो सिर्फ एक कॉटन यार्न बनाती थी, फैब्रिक नहीं बनाती थी. जो यार्न होता था वो इंडियन स्पिनिंग मिल्स में हैंडलूम वीवर्स होते थे. आपने पढ़ा होगा हैंडलूम वीवर्स के बारे में ना. और वो बनाकर क्या करते थे, वो चाइना को भेज देते थे. जितने भी नेशनलिस्ट थे, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ उन्होंने बॉयकॉट करा फॉरेन क्लोथ को, ठीक है. एक्चुअली दिस इज़ नॉट टू बी हेयर, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक तरह से हम इस चैप्टर को ना थोड़ा सा अपने डेली लाइफ के साथ हमें इसे कनेक्ट करना होगा, ठीक है. जस्ट फॉर अ मिनट. Yeah. Okay, so nationalists during industrial groups organize themselves to protect their collective interest. इंडस्ट्रियल जितने भी ग्रुप्स थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करा, इकट्ठे ग्रुप बनाए, उन्होंने फिर एक कलेक्टिव उनका एक सोच बन गई. सोच बनने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर किया कि तुम्हें टैरिफ प्रोटेक्शन जो है उसे इंक्रीज़ करना होगा, कंसेशंस ग्रांट करनी होगी. फिर 1906 यानी 1906 से जितना भी इंपोर्ट होता था यार्न का वो इंडिया से होता था, वो बंद हो गया, क्योंकि चाइनीज़ और जापानीज़ मिल्स जो थी वो चाइनीज़ मार्केट में एकदम बह गई. मतलब
बहेगी का मतलब पता है क्या है यहाँ पे, कि जो चाइनीज़ और जापानीज़ मिल्स थी ना, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा सामान आने लग गया। जापानीज़ भी दे रहे थे, चाइनीज़ भी कर रहे थे। इंडिया का एक्सपोर्ट का यान देने का जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब उन्हें चाहिए ही नहीं था, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी था। इतना भरा पड़ा सामान था, तो उन्हें क्या करना था। 1900 और 1912 के बीच में क्या हुआ, कॉटन पीस गुड्स प्रोटेक्शन इन इंडिया डबल। अब क्योंकि कॉटन जा नहीं रहा है, यान जा नहीं रहा है, तो क्या हुआ, कॉटन के जो प्राइसेस थे वो डबल हो गए। फिर ब्रिटिश मिल्स जो थी वो बिजी थी वॉर। ये क्वेश्चन ज़रूर आता था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन एवरी टाइम इन द सैम्पल पेपर्स और इन द क्वेश्चन बैंक दे आर गिवन एज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता था और ये 3-4 पॉइंट आपको आने चाहिए। कि सबसे पहले तो देखो, जब ब्रिटिश मिल्स वर्ल्ड वॉर लगी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ब्रिटिश जो थे वो वर्ल्ड वॉर की प्रोडक्शन के लिए, ताकि उनकी आर्मी को जितना भी सामान चाहिए, तो जितना भी सामान चाहिए उसमें लग गया टाइम उनको, कि वो उसकी प्रोडक्शन करने लगे। तो जितने भी ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो थी इंडिया में वो बंद हो गई। जैसे ही वॉर लंबी होती गई, तो इंडियन फैक्ट्रीज़ को अब ये टाइम मिला कि वो अब अपने कंट्री के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। उसके बाद उन्हें ऑर्डर्स भी दिए जाते थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, ताकि वो कुछ भी बूट्स बना सके, शूज़ बना सके, लेदर बूट्स बना सके, हॉर्सेस, म्यूल, सैडल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि वॉर सप्लाईज थी वो बना सके, उन्हें ऑर्डर दिए गए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड ओनिंग ओइंग टू द इंक्रीज इन द वर्किंग आवर्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्रीज। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज आने लगी। मॉडर्नाइज ना होने की वजह से यूएसए के साथ, जर्मनी और जापान के साथ हमें कंपटीशन करना पड़ा। द ब्रिटिश इकॉनमी क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर, कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स्ड एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ्स फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। जब ब्रिटिश हार गई, उसका सारा पैसा लग गया, ख़त्म हो गई, चूर चूर हो गई ना उसका पैसा, इकोनॉमी जो थी क्रम्बल्ड हो गई। तो जो कॉटन प्रोडक्शन थी वो ख़त्म हो गई, और जितना भी एक्सपोर्ट था कॉटन क्लॉथ का ब्रिटेन से, वो फिनिश हो गया। दैट वॉज फेल ड्रामेटिकली। विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्री सब्सटीट्यूटेड द फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स एंड कैप्चर द होम मार्केट। कॉलोनीज के साथ साथ जितना भी लोकल इंडस्ट्री था, जितना भी फॉरेन मैन्युफैक्चर था, उन्होंने घर का जितना भी, घर वाली जो मार्केट होती है ना, घर की मार्केट, मतलब कि जो अपनी मार्केट हो, उनको सबको कैप्चर उन्होंने कर लिया। एंड नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद दीज 2 टॉपिक्स विच वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज these videos are going a little long day by day, and I hope you like them, you like the kind of explanation I give. So please do like, share and subscribe, it helps me grow. Thank you.